अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए इंसानी स्मगलरों के जरिए गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वालों की खबरें आए रोज सामने आती रहती हैं। कुछ तो लापता हो जाते हैं और कुछ गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करते करते अपनी जिंदगी की सरहद ही पार कर जाते हैं। पाकिस्तान में जिला मंडी बहाउद्दीन इंसानी स्मगलरों के लिए एक सोने की चिड़िया की हैसियत रखता है। न जाने कितने ऐसे खानदान हैं जो इन जाली एजेंट्स की वजह से अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम मंडी बहाउद्दीन में इन मजलूम खानदानों के साथ होने वाली अंधेर नगरी को बेनकाब करेंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, जब आपका भाई चला गया उसके बाद कुछ राब्ता हुआ, कुछ पता चला? मेरा एक कजन है, उसने मुझे सोशल मीडिया फेसबुक पे एक पोस्ट दिखाई जो हमारे भाई की ने। पहले तो मेरा कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से बाहर जाऊंगा। पहले तो मैंने बहुत ज्यादा ट्राई की वीजा की भी, लेकिन वीजा नहीं लगा। एक लफ्ज बोलने के लिए कामरान का मैंने 50,000 उसको दिया। ताले होते हैं, उनके बीच में पीछे बैठा के ये लेके जाते हैं। अगर उसमें कोई गिर जाए तो उठाते नहीं है। डेड बॉडियां भी हमने देखी हैं पड़ी हुई। ये दो मासूम बच्चे अपने वालिद का इंतजार कर रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है? फैये के साथ मिलकर पूरी तरह हम तावन कर रहे हैं ताकि इस तरह के लोगों को पकड़ के कानून के हवाले किया जाए। मंडी बहाउद्दीन ही क्यों इतना ज्यादा इंसानी स्मगलरों का पसंदीदा जिला बनता जा रहा है? मंडी बहाउद्दीन में एम्प्लॉयमेंट का कोई उधर जरिया नहीं है। ये एक आसान तरीका मिल जाता है, बैरून मुल्क जाएं, जाके वहाँ से डॉलर कमाएं। गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसने वाली पाकिस्तानी कौम को बेपनाह मुश्किलात और मसाइल का सामना है। उनमें से एक सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। अनपढ़ तो एक तरफ, पढ़े लिखे लोग हाथों में डिग्रियां उठाए जूते घिसाते नजर आते हैं। रोजगार के मौके इंतहाई महदूद है। सिस्टम से नाला ये लोग रोजगार के हसूल के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आते हैं और इन्हीं लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट्स और इंसानी स्मगलर्स का कारोबार चमक रहा है। ये इंसानी स्मगलर न सिर्फ इन सादा लोगों को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, बल्कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक भिजवाकर उनकी जिंदगियों को भी दांव पर लगा देते हैं। माजी में कई बार ऐसी खबरें मंजरेआम पर आई हैं जिनमें गैर कानूनी तरीके से दूसरे मुमालिक जाने वाले जान से हाथ धो बैठे हैं। मंडी बहाउद्दीन में इंसानी स्मगलिंग करने वाले नेटवर्क्स अरसे दराज से इस धंधे में मसरूफ हैं। अपने शब-ओ-रोज बदलने के चक्कर में लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और बाद में उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। हर दूसरा खानदान मुतासरा नजर आता है, जिनका प्यारा अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में घर से निकला जरूर, लेकिन कभी वापस ना आया। अभी हम मौजूद हैं हालिया सिटी में और यहाँ पर एक नौजवान के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जिसको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए इन इंसानी स्मगलरों की तरफ से कि जी उस बाहर जाएगा और बहुत सा पैसा कमाएगा, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। इस हवाले से उस लड़के के वालिद से हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि कब आपका बेटा जो है वो एजेंट के जरिए गैर कानूनी तरीके से बाहर गया था? 4 अगस्त को सर गया है। ये उसने कहा था भी ये बाहर जाएगा तो पैसे बहुत जल्दी कमा के घर भेज देगा, तो मकान भी बन गया, किराए ते बैठे। इस तरीके नाल गल्लां सानू कर के उन्होंने फसाया ते लै गए ने बाहर। उस तो बाद फिर फड़े गए ने ईरान। उन्होंने कहा भी अपने एजेंट नूं आखो साढ़े पैसे देवे, अपने माँ प्यो नाल फोन ना गल ना करो, अपने एजेंट नूं आखो साढ़े पैसे देवे। मैं असीं एजेंट कोल गए सर घर, दोवें भरा। उन्हें कहा जी कोई नहीं, पुलिस वाले ने फड़ लिया, 2-4 छित्तर लगाणगे तो छोड़ देणगे। सानू इस गल का पता कोई नहीं, असीं घर आ गए जी। उस तो बाद 11 महीने हो गए ने, सानू कोई फोन नहीं, बल्कि धमकियां देंदा जी तुसीं इंज करोगे, फिर पर्चा कराया साडा। वो नहीं गलबात सुनी हुकूमत ने साडी कोई। असीं गरीब बंदे हैं, किराए दे मकान है, बच्ची है 2 साल की, उसकी शादीशुदा था। आप उसका बेटे की क्या उम्र क्या थी उसकी? 29 साल थी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वो एक छोटी सी दुकान है और इन बुजुर्ग का यही एक वाहिद जो है रोजगार का जरिया है। उनका बेटा भी इसी दुकान पर इनकी मदद किया करता था। अच्छा ये बताएं कि किस तरीके से उसका राब्ता हुआ आपके बेटे के साथ, फिर आप लोग किस तरह तैयार हो गए और क्या आपको पता था कि ये जो गैर कानूनी तरीके से दूसरे ममालिक लेके जाते हैं लोग, ये बड़े खतरनाक रस्तों पे लेके जाते हैं? खुदा ना खासा बहुत सारी ऐसी खबरें भी आती हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजरता है लोगों का जो वहाँ जाते। मुझे सर पता ही कोई नहीं था। ये पहले 2-4 दिन उसके अड़ीके चढ़ा तो जाता रहा। उस तो बाद मेरे को आया, कहता जी मैं अबू जी जाना। मैं बड़ा मना किया, मना किया, ना जाओ बेटा यहीं कर लो काम। वो नहीं मनाया, उसके अड़ीके चढ़ गया तो बाहर के बाहर अपने बना के ले गया उसको सारा।
कि आपका बेटा आपकी मदद करता था दुकान पर? या सर वही काम सारा मेरा करता था, मुझे तो एक आखते भी नहीं नज़र आता, तो वही सारा काम करता था। अब वेला बैठा हूँ, किराया भी, मकान भी किराए पे है, दुकान भी किराए पे है, बड़ी मजबूरी है। आप ये बताएं कि आपका दोबारा राब्ता आखिरी बार कब हुआ उस एजेंट से? एजेंट से कई दफ़ा होया, गए घर भी उन्होंने कहता क्या है फिर? वो कहता जी बच्चा थोड़ा ठीक है, वो किसे दौड़ गए ने या किसे बाहर किधर अड़िके लग गया, किसी और बंदे लै गए ने, चाह के है उन्होंने मुल्क ले जाने का उसने कहा था आपको? इटली जी। पैसे कितने तय हुए थे? पैसे 6.5 लाख। 6.5 लाख उसमें वहाँ पहुँचना था, तो फिर आपने देने थे। ये बताएं कि जब ये सारा मामला हो गया, जब से आपका बेटा गया है तब से लेकर आज तक कोई राब्ता, कोई उसकी खबर, कोई अता पता हुआ उसका? वो सर 1.5 महीने बाद पता नहीं उन्हें इन्हों का बंदा सी, उन्हें कहा मैं मुहम्मद खान का उन्हों का ड्राइवर हाँ, तो ये पहाड़ी च तुहाडा बच्चा जख्मी हैगा, तो पैसे कलो मैं तुहानू करना। मैं उन्होंने कहा सर तुसी असीं गरीब बंदे पैसे दसो, असीं तुहानू पैसों का बंदोबस्त करने, बच्चे की गल कराओ। उन्होंने कहा जी कल करावांगे। वो कल तो फिर उन्होंने कोई नहीं कराई, परसों एक दिन छोड़ के गल कराई। उन्होंने कहते जी बच्चे नाल नहीं गल कराई, आप ही कहना जी मैं ड्राइवर हाँ, तो मैं उन्होंने पैसे दसो तो मैं थोड़े बच्चे ਨੂੰ भेज देना। मैं कहा ठीक है जी गल कराओ। कहते जी कल करावांगे। उन्हों का ड्राइवर बंदे बड़े जालम ने इंजे, तो इस तरह तरीके नाल गल हुई। आपको ये कहा गया था आपका बेटा जख्मी हालत में है, पैसे भेजें तो हम उसको जो है अब वापस भेज देंगे। वो फिर कोई बाद में खबर नहीं आई। यहाँ पर आप ये बताइए कि इस हवाले से जो आप पर्चा का जिक्र कर रहे हैं, आपने मुकामी पुलिस थाने में करवाया था या FIA में करवाया था? FIA में गुजरात सर, FIA में करवाया था। गुजरात कराया था। तो क्या आपको क्या कहते हैं FIA वाले, क्या कहते हैं आप? FIA कुछ भी नहीं कहते जी, गए एक दो दफ़ा, उन्होंने कहा जी तुसी अब लाहौर जाओ। ये जी हमारी कोशिश है कि FIA के जो हुकाम है वो डेफिनेटली इस हवाले से भी जो है वो बात को ज़रूर हम उन तक पहुँचाएँगे कि ये गरीब वालिद है जिसने एक एजेंट के खिलाफ FIR दर्ज कराई FIA में, और वो एजेंट अभी आज़ाद घूम रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2013 के दौरान इंसानी स्मगलिंग के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है, और इस मजमूम धंधे में मुलव्विस नेटवर्क्स ने सिर्फ 2013 में $927 मिलियन कमाए, और पाकिस्तान में तकरीबन 1000 नेटवर्क्स इंसानी स्मगलिंग के गैर इखलाकी और गैर कानूनी काम में मुलव्विस हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और विक्टिम की जो फैमिली मेंबर्स उनके साथ, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था और इनका भाई जो है कब इस इंसानी स्मगलर के जो ज़रिए से दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश कर रहा था। क्या नाम है भाई आपका? नासिर महमूद सफरा एडवोकेट। आपका जो भाई जो कि गैर कानूनी तरीके से किसी इंसानी स्मगलर के थ्रू बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसका क्या नाम है? फैसल नईम। फैसल नईम। कब गया था वो? वो गया था 17 अगस्त को 2016 को सुबह तकरीबन सहरी टाइम। अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले तो ये सिचुएशन हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह होती है, ख़ासकर ये मंडी बहाउद्दीन और ये फालिया और इस पूरे इस इलाके में, इस बेल्ट में ये लोग बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, वेल ऑफ भी होते हैं, सारा सिस्टम सही है, उसके बावजूद इन इंसानी स्मगलरों के हत्थे क्यों चढ़ जाते हैं, क्यों जाते हैं वो लोग? असल में इस तरह होता है कि ये जो होते हैं एजेंट वगैरह, इनको ये सबज बाग दिखाते हैं, चाहे वेल सेटल भी हैं, उसके बावजूद भी एक सिर्फ जो होता है जनून बाहर जाने का, और ये शॉर्टकट वे जो चूज़ करते हैं, पैसे भी कम होते हैं, शॉर्टकट ये दिखाते हैं बस 2 दिन लगेंगे, 1 घंटा आपने पैदल सफ़र करना है, बस आप घर वालों को भी ना बताएं, आप आ जाएं हम आपको ले चलेंगे, बस इस तरह की मतलब चलता है। कब पता चला कि आपका भाई जो है वो किसी इस तरह के गैर कानूनी एजेंट और इंसानी स्मगलर की बातों में आ चुका हो? मुझे 1 हफ़्ता जब ये गया 1 हफ़्ता कबल इससे पता चला था ये किसी एजेंट के ज़रिए शाम को निकल रहा। जब शाम को वो वालदा साहब को कहता है कि अम्मा जी दुआ करें मैं जाने लगा, फिर मैंने उसको संजीदगी से पूछा, तो फिर वो मैंने कहा कम से कम मुझे एजेंट को तो बुला के लाओ, मुझे पता हो कि मैंने किसी से क्या करना है, कल किसी को किससे मैं पूछूंगा। तो फिर वो कहते उसने कहा, मैंने कहा मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप मुझे एजेंट का नाम बता। फिर वो कोई था मंडी बहाउद्दीन का एजेंट था, वो मेरे दफ्तर से में आया, उसने जब उससे आगे मैंने बात की तो उसकी बातों में मुझे डाउट लगा, तो मैंने उसका नाम लिया, एड्रेस लिया। तो मेरे सवाल होते हैं उधर मंडी बहाउद्दीन में, मैंने कहा आप जाएँ तो ये सुबह ना आपके साथ आपके ग्रुप के साथ अटैच हो जाए। उस वक्त मैं वहाँ पे कॉल की, उस शाह का पता कराया, तो उस शाह को जब हमने दबाया तो वो उसकी जो है ना वो टांगें कांपना शुरू हो गई। तो उसने उस वक्त तक आपका भाई जा चुका था कि जाना? इधर हमारे पास था,
जब दूसरी दफ़ा हुआ है ना, ये सेकंड टाइम हुआ, फिर उसने बताया ही नहीं। आपके भाई ने बताया नहीं? बिल्कुल नहीं बताया। रात को ठीक से सोया है, सुबह मैंने कहा शायद काम पे चला गया, लकड़ का काम करता था, ये लकड़ खरीदता था, तो मैंने कहा रूटीन में काम चला जाता है तो वो चला गया होगा। तो जब मैं अपने जुडिशल कम्प्लेक्स चला गया, ऑफिस में चला गया, मुझे 2-2:30 बजे पता चला कि फैसल जो है ना वो दूसरा खुश की रस्त जो है वो चला गया। क्या कितनी उम्र थी आपके भाई फैसल की? 25-26 साल। पैसों का लेन देन कैसे हुआ था? मतलब वो पैसे खुद उसने दिए थे और कितनी रकम दी गई थी एजेंट को? ये उसने पैसे खुद ही तय किए थे, इसके हवाले से हमें उसने कुछ नहीं बताया था। जब वो चला गया ना दूसरा लाहौर से कुवेटे वाली गाड़ी पे जो एजेंट के साथ बैठा है, जो ग्रुप था इनका, उस वक्त उन्होंने छोटे भाई को बताया है कि हमारी तकरीबन 5 लाख में बात तय हुई है उससे। आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा, जिस तरह इंसानी स्मगलर बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से लेके जाते हैं? इसलिए पता था, तब भी हम उसे रोक रहे थे ना, तब भी रोक रहे थे, लेकिन बताया चला गया आपका भाई। अब जब मैंने उसकी पहली कोशिश नाकाम की है, तो उसके बाद फिर एजेंट ने उसे बताया घर नहीं बताना। उसके बाद जब आपका भाई चला गया, तो उसके बाद कुछ राब्ता हुआ, कुछ पता चला, या क्या हुआ था आपके भाई के साथ वहाँ पर? इस बारे में जरूर बताइए। राब्ता उसने मुझसे तो नहीं किया, लेकिन जो छोटा भाई है ना उससे राब्ता करता रहा, टेलीफोन कॉल करता रहा। जब ईरान में दाखिल हुए ना, ईरान बाउंड्री एरिया में, रात को जब एजेंट ने फिर आगे वो टैक्सी की हुई थी वो तेहरान शहर के लिए, जब वो तेहरान शहर के लिए निकले हैं, जो हमारे पास स्टोरी उसके साथ जो लड़का था सियालकोट का था, जो गाड़ी में उसमें था जिसमें फायरिंग हुई थी, उसने फिर हमें ये सारा जो हमें उससे जब ट्रेस किया तो उसको हम मिले, उसने हमें बताया था कि रास्ते में जा रहे थे, आर्मी थी या पुलिस एरिया जो भी था, उन्होंने गाड़ी को रोका और जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को नहीं रोका, उन्होंने पीछे से फायर किया है, जो मेरे भाई को फैसल को इधर बैक पे नेक पे लगा। तो उस वक्त जब वो उसको फायर लगा है तो फिर वो कहता है कि अस्पताल लेके गए हैं, वहाँ पे उसकी सर्जरी वगैरह हुई है। इस तरह भी हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं था। जब सियालकोट वाले लड़के को मिले हैं तो उसने हमें ये सारी स्टोरी जब बताई है, तो तस्वीर दिखाई है कि यही फैसला है, कहते हैं हाँ यही फैसला, इसको ही फायर लगा है। अब मुझे नहीं कन्फर्म कि उसकी डेथ हुई है, ज़ख्मी था वो, मुझे वो जेल में ले गए हैं और इसको वो एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में वो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो जब हम फिर अपने तमाम जो ये एरिया है, जो एजेंट थे, इन सब को मिले हैं, हमें इसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर 19 नवंबर को 2016 को सुबह तकरीबन 8 बजे मेरा कज़न है वो मेरे पास आया सुबह 8 बजे, मुझे कहता है ज़रा बाहर आओ। मैं बाहर गया हूँ, उसने मुझे सोशल मीडिया फेसबुक पे एक पोस्ट दिखाई जो हमारे भाई की डेथ। हमारी गुजारिश है उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों से, खासकर इस इलाके के नौजवानों से, जो सुनहरे जो ख्वाब देखते हैं बाहर जाने के, और इस तरह के जाली एजेंट्स और इंसानी स्मगलरों, जिनको जो जानवर हैं ये लोग, जो लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं और दूसरे ममालिक में ले जाकर उनको बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों से खुदारा आप बचें। अपने मुल्क में जितना भी आप कर सकते हैं काम, उस हिसाब से अपने घर में रहना बेहतर है, बजाय इसके कि इस तरह से गैर कानूनी तरीके से अपने आप को भी तकलीफ पहुंचाना और अपने जो अजीज हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, उनको भी तकलीफ में इस तरह से ले आना। पहले तो मेरा कभी भी सोचा नहीं था कि मैं भी इस तरीके से बाहर जाऊंगा। पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की वीज़ा की भी, लेकिन वीज़ा नहीं लगा। एक लफ्ज़ बोलने के लिए कामरान का मैंने 50,000 उसको दिया। अनपढ़ तो एक तरफ, पढ़े लिखे लोग भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स के झांसे में आ जाते हैं। सुनहरे ख्वाबों की तकमील में एक ऐसे रास्ते का इंतखाब कर बैठते हैं जिस पर चलकर या तो मौत की वादी में पहुंच जाते हैं या फिर गुमनामी की ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि उनके अपने सारी उम्र उनकी राह तकते रह जाते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान
जो गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाते हुए एक हादसे का शिकार हो गए और उसके बाद फिर उम्र भर की माजूरी जो है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। उनसे हम बात करते हैं कि हुआ क्या था और ये किस तरह इन गैर कानूनी और जाली जो एजेंट्स हैं, जो इंसानी स्मगलर हैं, इनकी बातों में ये आ गए। आपका नाम? मेरा नाम कामरान नसर। कामरान। अच्छा कामरान, ये बताइए कि यहाँ पर कितनी है अपनी एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी थी एजुकेशन है सिविल इंजीनियरिंग। जी, सिविल इंजीनियरिंग। तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके थे, पाकिस्तान में आप रह रहे थे, तो ये बाहर जाने का शौक़ क्यों पैदा हुआ आपको? पाकिस्तान में क्योंकि जो मसाइल बहुत ज़्यादा है। एक तो मतलब अगर आप एजुकेशन कर में इसके बाद जो नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, इस तरह बहुत मिल भी जाए तो मतलब इसकी पे बहुत कम होती है, इस मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर बाहर जाने की तरजीह देते हैं। जिसलिए बताएं कि आप ने ये गैर कानूनी तरीका ही क्यों अपनाया? यानी कि आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो आपको तो आइडिया होना चाहिए था कि कितने लोग आपके ही ज़िला के, इस ज़िला मंडी बहाउद्दीन के और ये फालिया शहर के बहुत से लोग जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है, वो कई लोग आते नहीं हैं, कई लोग फंस जाते हैं, तो आपने फिर ये गैर कानूनी तरीका ही क्यों अपनाया? इन एजेंटों के हथे आप क्यों चढ़ गए? ऐसा कि पहले तो मेरा कभी भी सोचा नहीं था कि मैं भी इस तरीके से बाहर जाऊंगा। मैं पहले कहता जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी इस तरीके से बाहर नहीं जाऊंगा कि मुझे हालात का पता। लेकिन पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की, वीज़ा की भी 3-4 दफ़ा ट्राई भी की, लेकिन वीज़ा नहीं लगा। फिर मैंने एक दिन सोच दिमाग ये ख्याल लगा दूसरे जा रहे फिर मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, हो सकता है बाहर पहुँच जाऊँ। आपका कोई ऐसा दोस्त जाने वाला जो इस तरीके से पहुंचा हो, फिर वो कामयाब हो गया हो? कोई ऐसा भी होता है ना, लोग एक दूसरे को देखा देखी भी बड़ा वो इंस्पायर होते हैं जी कि हम भी चले जाएं और ज़्यादा पैसा कमाएं। जी, हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं वो गांव के रहने वाले, उनमें से कुछ गए थे तो वो ईजिली बाहर पहुंच गए थे तुर्की में। किस एजेंट के थ्रू गए और कब गए और ये हादसा कैसे पेश आया आपके साथ? एजेंट जहाँ फालिया में रहता हूँ, फालिया में यहाँ पे अला नूर नाम उनका, उनके थ्रू गए थे। और ये मेरा हादसा मुझे हुआ था मई 2016 में, कार एक्सीडेंट में। जी, कार एक्सीडेंट में क्या तरीकाकार क्या होता है, किस तरह लेके जाते हैं बाहर लोगों को? तरीकाकार यहाँ से पाकिस्तान तो जो होता है ये कोयटा भेजते हैं, कोयटा से फिर आगे इनके आगे एजेंट होते हैं, कुछ कोयटा से ले जाते हैं, कुछ आगे पंचगोर का इलाका है वहाँ से बॉर्डर होते हैं, आगे फिर इनके जो होते हैं जो पिकअप होते हैं, इनमें जो 30-40 भी लोग बिठा लेते हैं। इस तरह जब बॉर्डर क्रॉसिंग कराते हैं, आगे फिर उनकी कार होती है, कार में ये एक कार में आप कम से कम कर लें मतलब 18 से 19 लोग बिठा लेते हैं कार में। ये अच्छा, आप कहाँ पे थे कार में जब ये हादसा पेश आया? कहाँ बैठाया हुआ था आप? मैं कार की डिग्गी में था जब मुझे हादसा हुआ था, पर मैं अकेला था इस कार में। हादसा कैसे पेश आया, कुछ पता लगा? जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मुझे तो कोई पता नहीं चला, पर जब थोड़ी बहुत मतलब फार्म होश आया तो मुझे मैं नीचे से पैरालाइज हो गया। गाड़ी के मैं जो बॉडी है उसके साथ मेरी बॉडी लगी है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो काफ़ी दफ़ा रोल ओवर की थी। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो बड़ा उनको जुनून है गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का और अपने आप को जी हमने हर सूरत जाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, हमने बाहर जाके छोड़ना है, ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? वैसे यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जो सिर्फ एक दफ़ा ही मिलती है, लोग फिर भी एक दूसरे को देख के मतलब उनके सब बहुत ज़्यादा मसाले फिर भी लोग जो है वो समझते नहीं, वो कहते हैं बाहर जा नहीं जा रहा है। लेकिन ये रास्ता है मौत का रास्ता, मैं कहूँगा ये रास्ता, फिर भी लोग कहते हैं इस रास्ते कोई दफ़ा ना जो एक दफ़ा ज़िंदगी मिलती फिर कभी दोबारा नहीं मिलेगी। लीगली तो इसको ये यूरोप का इसको जुनून था, कहता है मैंने जुनून जाना है यूरोप में। इसके मामू भी हैं, उसके चचा भी उधर रहते हैं, वैसे भी लोगों को देख कर इसको था। बता रहे हैं कि इनको जुनून था यूरोप जाने का, इनकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी, तो ये इलीगल रास्ता ही क्यों अपनाया आपने? इलीगल ये नहीं अपनाया, इसके हमने इसके वीज़े मंगवाए थे, इसके वर्क वीज़े इसके ना इटली के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिए। तो फिर मैंने इसको कहा चल, मैंने 1-2 दफ़ा इसको कहा यार लोग कहते हैं चले जाओ, तुम कहता है अगर करोड़ रुपया मुझे दो ने करोड़ रुपया मैं ईरान वाले रास्ते पर इलीगल मैंने नहीं जाना। फिर उस रात इसने अचानक कहता है अबू मेरे वीज़े नहीं लग रहा, पता नहीं क्या किस्मत में है मेरी में, तो मैं चला जाता हूँ जब मेरा कुछ किसी को कह दें। जो आप बात कर रहे हैं इलीगल तरीके से जाने की, तो ये आपने इनको सजेस्ट किया था या आप इनको कह रहे थे कि चलो ये ट्राई करके देख लो? पहले लोग सारे कहते थे, मामू से कहते थे आ जाओ फलां ये आ गया फलां, ये कहते मैंने नहीं जाना। आप वालिद हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं हमारा शो, आप क्या समझते हैं कि अगर लीगली नहीं लग रहा था इनका वीज़ा तो इलीगल तरीका अपनाना फिर भी दुरुस्त नहीं? लेकिन मैंने ये जवान बेटा है मेरा, इतनी मैं इसको स्ट्रेस नहीं कर सकता। हमने मियाँ बीवी ने कहा कि ठीक है जिस तरह बेटा खुश होता है उसको
जाने की इजाज़त दे, मजबूर हो गए, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो पता नहीं ये क्या करेगा। तो फिर हमने एक बात की, उसने कहा 3 लाख रुपया मुझे दे दो, 2-3 दिन के बाद ये सेफ़। मैंने कहा पैसे ज़्यादा भी ले लो लेकिन मेरा बेटा सेफ़ जाना चाहिए, इसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और आप पेरेंट की ये ख्वाहिश होती? तो उसने कहा 2-3 दिन में बिल्कुल कामरान आपको बता देगा कि कोई मसला इसको नहीं आया। फिर इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जो क़ियामत हम पे आई है ना, वो किसी पर ना आया। किसी ने मैंने इसका बताया ही नहीं कि कामरान कहाँ है। 1-2 माह हम दिन रात रोते रहे। बहुत मुश्किल से मुझे इसका पता चला कि एक एक्सीडेंट हो गया। पठान को मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे बेटे के बताओ। कहता कोई नहीं, वो तुर्की पहुंच गया। मैंने कहा नहीं, तुर्की नहीं पहुंचा। मेरे बच्चे का बताओ किधर है? कहता नहीं। फिर मैंने किसी लोगों से पता नहीं किधर किधर, मैं इतना काम नहीं कर सकता जितना मैंने दौड़ा हूँ। मैं खुद स्पाइनल कार्ड का मरीज, तो ऑपरेशन मेरा भी हुआ है, मैं उठ भी नहीं सकता था। वो कहता मैं ईरान जा रहा हूँ, तो उधर जाकर ना मैं उसको तलाश करके तो उसे कुछ इसका अरेंजमेंट कर दूंगा। उधर गया, फिर वो इराक चला गया। उधर से मैंने बात की उससे, फिर उधर जाकर उसका मैं 50,000 रुपया दो, मैं इसकी बात कराता हूँ। एक लफ्ज़ बोलने के लिए कामरान का मैंने 50,000 उसको दिया। आप देख सकते हैं कि क्या मजबूरियां होती हैं, किस तकलीफ, किस अजियत से वालिदैन गुजरते हैं, और वो लोग जो इस तरह गैर कानूनी एजेंट्स के जरिए से जाते हैं, वो किस तकलीफ में होते हैं। कहता है इसकी ना हालत ठीक नहीं है, तो आप इस तरह करें कि इसका अरेंज करें वापस ले जाने की। जब उसने कहा तो हम तुम्हारी गए थे। जब उसने कहा फौरन इसका बंदोबस्त को, मैंने कहा शाह साहब आप ही कुछ करें, जो कुछ होता है मुझे जितने पैसे लगते हैं मैं अरेंज करता हूँ, मैं हर चीज़ भी भेज दूँगा। कहता अच्छा मैं ना हॉस्पिटल वालों से बात करता हूँ, इस पर ना केस बना हुआ है, पुलिस केस भी है, इन्होंने पुलिस वालों को मारा है, फ्रॉड किया इतना मुझसे, मेरे साथ इस हालत में भी। मैंने कहा मेरा बेटा तो कागज़ नहीं पकड़ता, इसने उधर पुलिस वालों को क्या झगड़ना था यार। वो शाह साहब उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने कहा वो केस भी है, और फिर हॉस्पिटल वालों से बात करता हूँ, उन्होंने ऑपरेट किया था, उन्होंने इसका ऑपरेट तो कर दिया था। मैंने कहा अच्छा यार बात करो। फिर कहता है जी वो तो मांग रहे हैं 20 लाख रुपये है इसका, 20 लाख मान रहे हैं एजेंसियों वाले, तो मैं फिर कम कराता हूँ। 1 मिनट बंद किया, मैंने कहा अच्छा ठीक। फिर थोड़ी देर 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन किया, कहता है जी वो 5 लाख में मान गए हैं, तो आप इस तरह करें कि अभी मेरा अकाउंट में आपको भेजता हूँ, तो उसमें अगर ऑनलाइन करते हैं तो मैं इसको अभी यहाँ से ना इसका अरेंज करता हूँ। मैंने इधर से बंदोबस्त किया, मैंने कहा शाह साहब नंबर अभी मैं, कहता है पैसे भेज के मेरे अकाउंट में, तो वो रसीद जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैंने इसको व्हाट्सएप कर दी। इस सारे प्रोसेस से, इस अजियत से गुजर के, पैसे दे के फिर भी कितने इतने जी, फिर भी नहीं ना कितने आया। फिर सुबह एम्बुलेंस आया, मैं उन्हें कहा तू बाइयर बिठा दे, तू बाइयर जी बाइयर बिठा दे, हम उधर इस्लामाबाद से ले आएंगे। कहता नहीं वो ये नहीं आ सकता, नहीं बैठ नहीं सकता जहाज़ में, ये है वो है, तो इस तरह के एम्बुलेंस में भेजना पड़ेगा। ये एम्बुलेंस पे आया तफ्तान बॉर्डर तक। इधर हम इधर टैक्सी लेकर गए थे, इधर तफ्तान बॉर्डर से, उधर से हमने इसको वसूल किया। इस तरह के हादसा से बचने के लिए क्या पैगाम देंगे पेरेंट्स को और बच्चों को, क्या कहेंगे? एक तो पैगाम यही है कि लोग कोशिश करें पाकिस्तान में जॉब करने की, कुछ थोड़ा कमा लें लेकिन अपने वतन में रहें, अपने माँ बाप के पास रहें और खैर आफियत से रहें। दूसरा हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है इनको कंट्रोल करें। ये एजेंट्स दंदनाते फिर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वक्ती तौर पर थोड़ी सी कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर ये लोग फिर आज़ाद हो जाते हैं और फिर ये लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं। हमारी यही गुजारिश है कि आला सतह पर ऐसे एजेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह के वालिदैन और ऐसे बच्चे इस तरह की जो सिचुएशन है इस कर्ब से ना गुजर सकें। ताले होते हैं, उनके बीच में पीछे बैठा के ये लेके जाते हैं। अगर उसमें कोई गिर जाए तो उठाते नहीं हैं। डेड बॉडियाँ भी हमने देखी हैं पड़ी हुई। फैये के साथ मिलकर पूरी तरह हम तावन कर रहे हैं ताकि इस तरह के लोगों को पकड़ के कानून के हवाले किया जाए।
इस पूरे इलाके, इस पूरे जिला मंडी बहाउद्दीन में अनगिनत खानदान हैं जो कि मुतासिर हैं जाली एजेंट्स की वजह से, जिनके बच्चे या तो उनकी डेथ हो चुकी है या वो उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं या आज तक उनका कोई पता नहीं चला। एक और ख़ानदान हमारे साथ है, मुतासरा ख़ानदान, उनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि आपका बेटा कब गया था और किस तरह गया था वो बाहर? 2009 में गया था। उधर हमारा भांजा था, उसने उसको बोला बाबू कोई बच्चे लाओ, हम बाहर लेके जाएंगे। किस मुल्क में भिजवाया था आपने? मस्कत में। मस्कत में गया था। ये गैर कानूनी तरीके से गया था? उसने बोला 50-50 हज़ार रुपया दो मुझे, मैं तुम एक 15-20 दिन के अंदर ले जाऊंगा, मस्कत ले जाऊंगा। जी हाँ, मस्कत ले जाऊंगा। महीने बाद पता लगा, वो बच्चों ने फ़ोन किया हमें, भाई हम बहुत तंग हैं तो हमें वापस आ गए। तो मैंने बोला आपके बेटे ने फ़ोन किया आपको? वहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला उसमें? नहीं, नौकरी नहीं, अभी रास्ते में था। अच्छा, रास्ते में पहुँचे नहीं थे? पहुँचे नहीं थे। उन्होंने बोला हम बहुत तंग हैं, हमें रोटी नहीं देता ये एजेंट जो है। जब आपके बच्चों ने आपसे रब्ता किया कि हमें यहाँ पर भूखा रखा जाता है, जुल्म हो रहा है हम पे, तब से लेकर अब तक आपका उनसे अब कोई रब्ता नहीं? उसके बाद कोई रब्ता। कितने साल हो गए? 8 साल है। आपने जो लोकल एजेंट था उसको आपने कितने पैसे दिए थे? 50,000। सारे के सारे जो गायब हैं, किसी का कोई पता नहीं? किसी का कोई मालूम नहीं आज तक मुझे। 8 साल से इन बुजुर्गों का जो बेटा है और इन्हीं के रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। 8 साल से अब तक एक दफ़ा भी ये उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाए और अपने हाथों से इन गैर कानूनी एजेंट्स को उन्होंने पैसे भी दिए। उस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की? कौन है एजेंट, कुछ पता चला आपको? या दोबारा आपकी मुलाकात हुई उससे पूछा कि हमारे बच्चों को इस हालत में तुमने फंसा दिया है, तो उनको वापस किस तरह लेके आओगे? वो हमने केस किया था उसका, गुजरात FIR जामरा मंडी। वो तिरकड़े थे, हम मरे थे। वो हमारा जो लड़का, हम जाते थे तो वो पुलिस वाले कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। जब तक इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग ऐसे ही दंदनाते फिरेंगे, ऐसे ही गरीब आवाम को लूटते रहेंगे और इनके बच्चों के साथ और उनकी जिंदगी के साथ ये लोग खेलते रहेंगे। माँ जी, आप चाहती थी या आपके खावन चाहते थे या बेटे की मर्जी थी कि वो बाहर जाना चाहता था? जी बस सारिਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਲਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ ਠੰਡੇ ਖਾਣੇ साथ हो गया ठंडे खाते फिर कोई पता नहीं नीवा ने एडा जलील होए हैं जीव टोरिया ठंडे तक खा के लगे फिरने अन्ने हो गए हैं, घर बर्बाद हो गया। और निकल आंदा अम्मा मैं चलिया ते मैं कमा के टोरां दा साडे घरे दा उड़िया हो रहा ओदी उन्हें तो पहले ही उगी है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ईरान हर साल 20 से 26 हजार पाकिस्तानी डिपोर्ट करता है, जो बगैर दस्तावेजात गैर कानूनी तरीकों से सरहद पार करके ईरान के जरिए तुर्की और फिर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में कई लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने पर ईरानी गार्ड्स की फायरिंग का निशाना बनकर जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। और जो कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं तो वो वहाँ मुख्तलिफ एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो तावान के बाद उनको रिहा करते हैं और इंतहाई मुश्किल हालात का सामना करने के बाद वतन वापसी भी उन्हीं दुश्वार गुजार और खतरनाक रास्तों से होती है। ऐसे ही चंद नौजवानों की आप बीती और इंकशाफात सुनिए कि गैर कानूनी तरीके से सरहद पार जाने वालों को किन हालात और वाकयात का सामना करना पड़ता है। ये बताइए भाई कि क्या हालात और वाकयात होते हैं, किस तरीके से लेके जाते हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी, यहाँ से ग्वादर लेके जाते हैं, कराची से ग्वादर से आगे वीगो डाले होते हैं, उनके बीच में पीछे बैठा के ये लेके जाते हैं, बड़ी स्पीड से लेके जाते हैं। अगर उसमें कोई गिर जाए तो उठाते नहीं हैं, जो गिर गया, वो मर गया, मिट्टी में आ गया। उधर से ईरान लेके जाते हैं, 24 घंटे की खिलवाते हैं, 24 घंटे खाना पीना बिल्कुल जो आपके पास खुद ही आप पाकिस्तान से जो लेके गए हैं या पानी लेके गए हैं वही आपने खाना है। उधर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं देते।
और पानी किसी से मांगे तो वो भी नहीं देगा आपको पानी के ये। तो अगर 24 घंटे के बाद चलने के बाद फिर वो उठा के चलें तो उसके बाद तेहरान, बंदरबास, इस मुख्तलिफ़ जगह आती हैं, उधर सेफ में जाके कमरे में वो बंद कर देते हैं। ठीक है। अब कितने लोग होते हैं ओवरऑल? 10। एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? ग्रुप में 20-25 लोग जो है ना वो होते हैं। तो उधर अगर किसी ने पीछे से पैसे नहीं दिए तो उनको मारेंगे, कहेंगे कि पैसे पीछे से पेमेंट करो, पैसे मंगवाओ। अगर किसी ने कुछ भी हो गया तो खाम का मोबाइल छीन लेंगे, पैसे छीन लेंगे। ठीक है। फिर कहेंगे कि पीछे से पैसे मंगवाओ, रोटी नहीं देंगे, खाना नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। काफ़ी देखा है कि जब पैदल चलते हैं तो डेड बॉडियाँ भी हमने देखी हैं पड़ी हुई। तो रास्ते में डेड बॉडीज आपने देखी हैं उन रस्तों से जहाँ से ये पार करवाते हैं? हम गुजरते हैं वहाँ से डेड बॉडियाँ भी हमने देखी हैं। ठीक है। इतनी काफ़ी देखी हैं। फिर चलते आगे जो जाते हैं, जो थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो कहते हैं कि इनको गोली मार दो, इनको फेंक दो। तो आप पहुंच गए थे वहाँ पर, तो फिर वापस आने का कैसे सोचा और कैसे वापस आया? मैं तो पहुंच गया था, उधर काम नहीं था। एक दो काम ले यूनान पहुंच गया था। उस एजेंट को पैसे दिए था? मैंने मोहम्मद खान को। मोहम्मद खान नामी एक बहुत बड़ा इस ग्रुप का इस एरिया में सरगना है मोहम्मद खान। इसके खिलाफ काफ़ी FIRs भी हैं FI में, और उस हवाले से अभी तक लेकिन इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी वो आज़ाद है। मैंने पाकिस्तानी खुद देखे हैं कि कचरा उठाते या इस तरह का काम करते, जो 1 यूरो में, 2 यूरो में, 1.5 यूरो में मैंने वो कचरा बेच के वो गुजारा करते। तो मैंने देखा कि इधर कोई भी नहीं है। फिर मैंने IOM से रब्ता किया, रब्ता करके उसकी टिकट दी उन्होंने, और मैं पाकिस्तान वापस। पे जो एजेंट बताते हैं वो उस हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। और ये छोटी छोटी गाड़ियों में 10-15 बंदे बिठा के पीछे डिग्गियों में लेके जाते हैं। उसके बाद जब हम तेहरान पहुँचे तो जो मैं एजेंट लेके जाते हैं ना आगे, जो हमें रेफ़र करते हैं आगे, उन्होंने हमें बेच दिया था। ये कोई गैंग थी बहुत बड़ी तेहरान की। उन्होंने हमें, जो एजेंट आपको लेके गए, उन्हीं एजेंट्स ने आपको आगे किसी गैंग के हाथों बेच दिया? कितने लड़के थे वो? हम तकरीबन 15 थे पाकिस्तानी और 10 के करीब थे अफगानी थे। 25 लड़कों को बेच दिया गया था? जी 25 लड़के थे हम। उसके बाद जगमाल बना दिया, खाना पीना, 10-12 दिन हम उधर रहे थे। तो आप लोगों ने जाना किस मुल्क था? ये तुर्की जाना था हमने। आप लोगों ने गैर कानूनी तौर पर तुर्की जाना था, लेकिन रास्ते तेहरान में ही आपको रोक लिया गया? तेहरान में हमें बेच दिया गया जी। उसके बाद उन्होंने हमें 10-12 दिन खाना भी नहीं दिया। ये जो सिलेंडर का पाइप होता है उसके साथ मारना उन्होंने शुरू कर दिया सबको। यानी कि हर तरह से उन्होंने मेजर कमाल बना के और पीछे कहा कि फ़ोन करें अपनी फैमिली को। और फी बंदा जो पाकिस्तानी था वो 1.5 लाख रुपये उन्होंने तावान मांगा था हमसे। जी, आपका बेटा कब से जो है उसके साथ आपका रब्ता नहीं है? दिसंबर 7 तारीख को घर से गया है और 12 तारीख तेहरान जाकर रब्ता है। घर कुछ बता के गया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी एजेंट के जरिए जा रहा हूँ? जी तुर्की जा रहा हूँ जी तुर्की जा रहा हूँ जी हाँ। उस तुर्की पहुँचे ही नहीं है, माँ को पहाड़ी पर वो रह गया। आपको किसने बताया जी कि वो तुर्की नहीं पहुंचा और माको पहाड़ी जो एक खतरनाक रास्ता है उसको पार करते हुए वहीं पर फंस गया? साथी थे ना दूसरे बच्चे, जो वो चाचे का बच्चा था उसके साथ, उसने बताया। वो पहाड़ी जो ही चढ़ाई पर चढ़े ना, तो कैसर जो था वो कमज़ोर था, बीमार। कैसर उधर बैठ गया और हम आगे निकल गए। डैंकर जो था उसने कहा तुम भी उठो और इनके साथ चलो, मगर उसमें इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो उठकर उनके साथ गए। तब से अब तक कोई इतला नहीं? कोई इतला नहीं। जुमेरात आई उस दिन ते उस फोन किया अज अस पार पहाड़ी कर जानी है, उतो पार नहीं किया। एक ढूंढते फिरने नहीं लगता सन। निके निके 2 बच्चे ने, बुढ़ा मां से भी हुआ, कोई साड़ी बड़ा नहीं किसी। कितने वालदैन की आंखें हैं जो रो रही हैं, जो लोग रो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। पुरखतर रास्तों को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इन्हीं रास्तों में इन्हीं लोगों के लड़के, बच्चे, जवान लड़के
वो खो जाते हैं, कुछ पार कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं रहते, नहीं कर पाते, वो अपनी जान से भी खुदा ना खासा हाथ धो बैठते हैं। ये दागिन आप देख सकते हैं, ये दो मासूम बच्चे अपने वालिद का इंतज़ार कर रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है। और हमारा इस प्रोग्राम में ये पूरी एक सब ख़ानदान दिखाने का, लोग दिखाने का, उनकी ये दर्द भरी रुदात सुनाने का और दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदारा अपने आप को महफूज रखें, अपनी ज़िंदगी की, अपनी जान की और अपने घर वालों की सुकून की कदर करें। मंडी बहाउद्दीन ही क्यों इतना ज्यादा इंसानी स्मगलरों का पसंदीदा जिला बनता जा रहा है? मंडी बहाउद्दीन में एम्प्लॉयमेंट का कोई उधर जरिया नहीं है। ये एक आसान तरीका मिल जाता है, बैरून मुल्क जाएं, जाके वहाँ से डॉलर कमाएं। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में 141 लोग इंसानी स्मगलिंग का काम करने वाले एजेंट्स मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थे, जबकि ये तादाद 2012 में 132 और 2011 में 95 थी। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये इलाका भी खासा बदनाम है। यहाँ की गुर्बत की मारी आवाम इन इंसानी स्मगलरों के हाथों बेवकूफ बन जाती है, बावजूद इसके कि यहाँ के मुतअद्दिद लोग इस कोशिश में जान से हाथ धो बैठे हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ये महसूस हो रहा था कि इस इलाके में इंसानी स्मगलरों और एजेंट माफिया ने मजबूती से अपने पंजे गाड़ रखे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने DPO मंडी बहाउद्दीन मोहम्मद उमर सलामत के पास जाने का फैसला किया, ताकि एजेंट माफिया के हवाले से उनका मौक़िफ़ लिया जा सके। ये मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, इन इलाकों के अंदर ये फिनोमिनन बहुत प्रेवलेंट है। यहाँ पे इसको कहते हैं जी डंकी लगाना। ये जो इंसानी स्मगलर हैं, लोगों को गैर कानूनी तरीके से थ्रू ईरान, टर्की और फिर उसके बाद यूरोप की मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनको भिजवाते हैं। ये बेसिकली एक सोशल फिनोमिना भी इख्तियार इसलिए करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डायस्पोरा है, लोग बाहर बैठे हैं, और जो एक घर की फैमिली का एक मेंबर बाहर चला जाता है, उससे जो वो समझते हैं कि शायद ये अमीर होने का या दौलत कमाने का ये एक आसान तरीका है, लोग उसके लिए रिस्क भी लेते हैं। जैसे आपने ख़ुद बताया कि बहुत ज़्यादा जानें भी, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। तो इसमें जो बुनियादी जुरिस्डिक्शन है वो FIA की है। FIA इस पर काफ़ी काम भी कर रही है, लेकिन पुलिस भी उसके साथ साथ इस पर पूरी तरह से अलर्ट भी है और काम भी कर रही है। जहाँ पे FIA को हमारी ज़रूरत होती है, हम अपनी पूरी कोऑपरेशन एक्सटेंड करते हैं। जहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई मामला सामने आता है, हम पकड़ के फौरी तौर पर FIA के हवाले करते हैं। जो ये नेटवर्क है इंसानी स्मगलर्स का, ये खुसूसन इस पूरे रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए बार बार एक नाम हर शख्स ने लिया है जितनी फैमिलीज़ में, मोहम्मद खान पठान। मोहम्मद खान पठान कौन है, और इस हवाले से कुछ पुलिस अपने तौर पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रूर है। हमने FIA के पुराने जो FIRs है वो भी चेक किए हैं, उसमें उस शख्स का वो रिकॉर्ड है। तो उस हवाले से क्या कोई पुलिस कुछ अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस जो यहाँ पर इस रीजन में इतना स्ट्रॉन्ग वो शख्स है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके या कोई उसके खिलाफ जो है एविडेंस वगैरह लिए जा सके? ये आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे सिर्फ एक मोहम्मद खान पठान नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने कहा ये प्रेवलेंट है, ये वाली जो एक वबा की शक्ल ये अख्तियार कर। मोहम्मद खान पठान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, उसकी वीडियो है, वो किस तरीके से लोगों को बता रहा है कि आपको हम पार करवाएंगे, इवन के पैसे लेन देन करते हुए भी उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। मेरे पास जो एविडेंस है उस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें जो मुकामी पुलिस है वो क्या करेगी? जी, मुकामी पुलिस में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि FIA के साथ मिलकर पूरी तरह हम तावन कर रहे हैं, उनके साथ हमने रेड्स भी किए हैं। उसके ऊपर एक टीम CIA के भी साथ काम कर रही है। CIA की टीम हमने FIA के साथ डिप्यूट की है, जो कि इसकी अरेस्ट के लिए, इसको पकड़ने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली चूँकि ये ज़िम्मेदारी उनकी है, लेकिन हम इसको समझते हैं ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी तरह से, ताकि इस तरह के लोगों को पकड़ के कानून के हवाले किया जाए और मज़ीद गरीब जो लोग हैं वो इसके चंगल में बच सकें और जानों को बचाया जा सके और लोगों के माल को बचाया जा सके।
हमने जितनी भी फैमिली से बात की उनमें से ज्यादातर मोहम्मद ताहिर खान पठान नामी शख्स के हाथों मुतासिर थे और किसी हद तक बेबस भी थे। अंधेर नगरी टीम ने वो वीडियो भी हासिल कर ली जिसमें ताहिर खान पठान नामी शख्स डीलिंग करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। ताहिर खान पठान इस इलाके का एक बदनामे ज़माना इंसानी स्मगलर है और अरसा दराज से लोगों को बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर लोगों को लूट रहा है। गो के FIA मुतहरिक है, लेकिन ताहिर खान पठान और इस जैसे बहुत से लोग अभी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा हैं और इनके नजदीक किसी की जान की कोई हैसियत नहीं। मतलब है तो सिर्फ चंद पैसों से जिनके एवज गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कराई जाती है और इसके बाद अंजाम चाहे कुछ भी हो। मुतासरा खानदानों की आवाज मुतलका हुकाम तक पहुंचाने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची डिप्टी डायरेक्टर FIA खालिद अनीस के पास ताकि इस हवाले से मजीद हकाइक सामने लाए जा सके। मोहम्मद खान पठान यहाँ का बदनामे ज़माना एजेंट है। इसके खिलाफ हमने गुजरांवाला गुजरात में 14 के करीब पर्चे इस साल और 2016 के एंड से और अब तक 6 माह में 14 मुकदमा दर्ज किए हैं और इसमें 14 दिन का मुकम्मल रिमांड लिया हर पर्चे में। और ये तो वाकई बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, बदमाशियाँ भी करता है, लोगों को डरा धमका कर बैठा भी देता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि जब मुद्दई कोर्ट में जाकर ये बयान दे देता है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और जज साहब भी सुन के उसको बरी कर देते हैं। जिस भी मैं फैमिली में गया हूँ मैंने उनका हाल देखा है, जो हालत पेरेंट्स की थी बहुत ख़राब थी। वो इसी का नाम लेते हैं, अभी भी वो किसी भी तरीके से कानूनी पेचीदगी का फ़ायदा उठा के वो आज़ाद घूम रहा है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि अब हम जो लोगों को मिलकर उनको मोटिवेट करें, वो भी इसके खिलाफ जो है दरख्वास्त है। और आप यकीनन इस मोहम्मद खान पठान का एटलीस्ट इसके खिलाफ जो है ना कुछ सॉलिड प्रूफ लेने के बाद इसके खिलाफ को ऐसी कार्रवाई करें ताकि ये लोगों के बच्चों को इस तरह से उनकी जानों के साथ ना कर सकें। बिल्कुल ऐसा है। ये मोहम्मद खान पठान तो बहुत बदनामे ज़माना एजेंट है ना। मैंने कोई लैंड रूट एजेंट, मैं इनको कातल कहता हूँ। और मेरे पास कभी भी कोई दरख्वास्त आती है मैं डायरेक्टर साहब से परमिशन लेकर उसकी रेड करता हूँ। आपके मीडिया चैनल से भी मेरा ये दरख्वास्त है कि आप इसको मैक्सिमम इसको लोगों को मोटिवेट करें या इसको चैनल के लिए लोगों तक जा रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों को इन लैंड रूट एजेंट्स के ज़रिए बिल्कुल बाहर ना भिजवाएं। ये कातिल हैं। बच्चों का जैसे ही घर से निकलता है लैंड रूट के ज़रिए उसकी समझे कि वो मौत की तरफ जा रहा है। सर जी, मंडी बहाउद्दीन, जिला मंडी बहाउद्दीन में इतने केसेस, आज एक दिन में हमने जितने भी अभी अनगिनत जो केसेस हैं, तो ये मंडी बहाउद्दीन ही क्यों इतना ज़्यादा ये इंसानी स्मगलरों का पसंदीदा ज़िला है बनता जा रहा है? दरअसल मंडी बहाउद्दीन में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट का कोई उधर ज़रिया नहीं है, कोई इंडस्ट्री उधर सेटअप नहीं हो सकी और कुछ बदकिस्मती से बच्चे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके कि कहीं दूसरे शहर में जाकर नौकरी कर लें। ये एक आसान तरीका मिल जाता है, बैरून मुल्क जाएं, जाकर वहाँ से डॉलर कमाएं, फॉरेन करेंसी कमाएं, जबकि वे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर घर का एक बंदा लाजमी किसी न किसी तरीके से बैरून मुल्क से होकर ज़िले ख्वार होकर वापस आ चुका है। रोज़गार नहीं, उन्हें भी पता है। खासकर इस तरह के एजेंट्स जो हैं ये इनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं और वर्गला लेते हैं, इनको वर्गलाते हैं, उनको सबज बाग दिखाते हैं। वहाँ पर फॉरेन करेंसी में आपको डॉलरों में पाउंडों में तनख्वाह मिलेगी तो आपके अपना घर में हालात बदल जाएंगे। बेचारे उन थाने ख्वाबों में आ जाते हैं। उनके वालिदैन वारसान से इल्तमास करता हूँ कि इन लैंड रूट एजेंट्स के बिल्कुल झांसे में ना आए। अब जब तक मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमने इस 5 मामलों के हवाले से बताइए। इन 5 माह में मई 2016-17 तक हमने 124 लैंड रूट एजेंट गिरफ्तार करके चालान करके अदालतों में भेज दिए हुए हैं। 110 हमने इश्तिहारी इन 5 माह में हम इनको गिरफ्तार कर चुके हैं। सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है कि ये जो इंसानी स्मगलर हैं इनको पनपने ही ना दिया जाए? नहीं, ऐसा असल में है कि हम मैक्सिमम हमने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। हमने पूरे डिवीज़न में साइन बोर्ड्स बैनर्स लगाए हैं कि इन लैंड रूट माफिया के झांसे में ना आए। हम लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है जो आप एक प्रोग्राम कर भी हैं, लेकिन सज़ाओं का ना मिलना ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल आपकी बात बजाय आप जिन लोगों के पास होकर आए हैं उनमें से हमारे पास कितने बंदे आए जिन्होंने FIA को रिपोर्ट किया, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि एक मुद्दई होना, कंप्लेनेंट होना ज़रूरी है। ये बंदे हमारे साथ रब्ता नहीं करते, या तो उनके साथ बैकडोर पर जाकर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या डर जाते हैं।
हमारे निशानदेही के बाद डिप्टी डायरेक्टर FIA ने बदनामे ज़माना इंसानी स्मगलर मोहम्मद ताहिर खान पठान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया ताकि लोगों को लूटने वाले इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सके। और FIA की कार्रवाई के दौरान ताहिर खान पठान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से कई लोगों के शनाख्ती कार्ड भी बरामद कर लिए गए जो कि आने वाले दिनों में गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने वाले थे। इस बरवक्त कार्रवाई से जहां बहुत से लोगों की जिंदगियां बच गईं, वहीं उनके खानदान भी अजियत से बच गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5.3 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके बैरून ममालिक जाने और रोजगार हासिल करने के चक्कर में कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं या उम्र भर के लिए माजूरी का शिकार हो चुके हैं। इन इंसानी स्मगलरों की हौसला अफजाई भी इन लोगों की वजह से ही होती है जो तमाम खतरात का मालूम होने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने का रिस्क लेते हैं। इंसानी स्मगलिंग करने वाले ये एजेंट्स लोगों की जिंदगियों को खतरे में तो डालते ही हैं, वहीं मुल्क की बदनामी का भी बाइस बनते हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक भेजने वाले इन एजेंट्स और इंसानी स्मगलर्स की हौसला शिकनी की जाए और उनके खिलाफ कानून मजीद सख्त किया जाए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई अंधेर नगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 0333 1920 280 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/अंधेर नगरी।